और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले खबर हरियाणा में हिंसा की खबरों से। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। आज सोहना में मस्जिद के पास आगजनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। वहीं हिंसा के बाद नूह में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए नूह में पैरामिलिट्री की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद के मंजर हैं। हर तरफ हिंसा के निशान दिख रहे हैं। इलाके में कर्फ्यू लागू है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन नूह की फिजाओं में डर और दहशत साफ सुनाई दे रही है। सोमवार को नूह में हिंसा का जो तांडव 5 घंटे तक चलता रहा, उसके पीछे दंगाइयों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी करीब 5000 लोगों को मारने की। वो प्लानिंग क्या थी उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने पूरे शहर में आतंक मचाया था। नूह में दंगाइयों ने रास्ते में आने वाली हर चीज में आग लगाई। दंगाई रास्ते में आने वाली हर कार को आग लगा देने पर आमादा थे। अब सड़क पर गलियों में कार के अवशेष पड़े हुए हैं। ये कारें मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की थी। नूह में जितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उसकी गिनती इससे कहीं ज्यादा है। नूह के जिस शिव मंदिर से जलाभिषेक कर यात्रा निकली थी, उस मंदिर का नाम है नल्हड़ का शिव मंदिर। छोटी पहाड़ियों के बीच बने इसी मंदिर में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान घिर गए थे। जिस वक्त 200 से ज्यादा दंगाइयों ने मंदिर को घेरा था, उस वक्त मंदिर के अंदर 5000 से ज्यादा श्रद्धालु थे। बाहर पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, दंगाइयों की ओर से गोलियां बरसाई जा रही थी। नल्हड़ शिव मंदिर से 3 किलोमीटर तक दंगाइयों ने हिंसा का तांडव मचाया। दंगाई इतने बेखौफ थे कि वो नूह के पुलिस थाने में घुस गए। हरियाणा पुलिस के साइबर थाने में घुसकर दफ्तर और गाड़ियां तोड़ दी गईं। दंगाइयों के सिर पर हिंसा सवार था। उन्होंने मंदिर को भी निशाना बनाया था। मंदिर पर पत्थर फेंक रहे थे। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 4000 से ज्यादा दंगाइयों की भीड़ शहर में खुलेआम घूम रही थी। नूह में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों की शांति बैठक कराई, जिसमें दोनों पक्षों के बुद्धिजीवी शामिल हुए। पुलिस ने कमेटी के सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की और दंगों के दोषियों को पकड़वाने में मदद करने को कहा। फिलहाल 2 दिनों तक नूह में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लागू रहेगा और पुलिस और अर्धसैनिक बल शहर के संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेंगे। आदित्य प्रताप सिंह और नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नूह। मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, फिलहाल क्या हालात हैं वहां? जी बिल्कुल, इस समय यहाँ पर नूह में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और जिस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सख्ती बरत रहा है। कई टीम्स जो हैं अब वो उन दंगाइयों और बलवाइयों जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, जिनकी पहचान की जा चुकी है, उनको घरों में घुस के निकाल रहा है, हिरासत में ले रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर व्हीकल्स, जो तमाम व्हीकल्स, दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां कही जा सकती हैं, जो जला दी गई थी, वो कहीं ना कहीं अब उनको सड़कों से हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सुगम हो सके। ये जो दिल्ली अलवर हाईवे है, वहां पर ही दर्जनों गाड़ियां हाईवे पे जलाई गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन था वो भी रुक चुका था। उसके लिए रात में ही पुलिस ने क्रेन लगवाकर वहां से गाड़ियां हटवाई। फिलहाल जो हाईवे पे इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन नूह शहर में जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, जिस तरह हिंसक भीड़ ने लूटपाट कर ये जो पूरी एक हिंसा थी, जिसको कह सकते हैं प्लान्ड हिंसा थी, उसको अंजाम देने का काम किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नूह क्षेत्र है वो अशांत है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर शांति बहाल हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन हर हिदायत बरतने का पूरा प्रयास कर रहा है। जी,
एक चिंता इस बात की है कि नूह की आग वहां तो उसको कंसंट्रेट करके बुझाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, लेकिन आसपास न फैले इसके क्या इंतजाम किए गए हैं? हमने देखा गुरुग्राम तक और उधर राजस्थान के भरतपुर तक अलर्ट है, तो आसपास ये हिंसा और नफरत की आग न फैले इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर जगह के प्रशासन, चाहे वो सोहना हो, पलवल हो, गुरुग्राम हो, यहाँ पर हर जगह धारा 144 लगा दी गई है। भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरीके की हिंसा ना भड़के। आज आक्रोश जो है वो दूसरे पक्ष का गुड़गांव, सोना और बादशाहपुर जैसी जगहों पर दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की भारी पुलिस बल की तैनाती थी, उसके बाद जो माहौल था उसको शांत प्रशासन के द्वारा किया गया। फिलहाल पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस है, वो लगातार गुरुग्राम से लेकर और ये जो मेवात नूह का क्षेत्र है वहां तक लगातार डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। आरएएफ, सीआरपी, केंद्रीय जो बल है उनकी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। नूह क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई उन्मादी अब दोबारा से अशांति ना फैला सके। जी बिल्कुल, और हमारी भी यही अपील होगी कि तमाम पक्ष जो हैं वो शांति रखें, संयम रखें, आपस में बैठ के प्रशासन के साथ मिलकर बातचीत करें और बातचीत से शांति की राह प्रशस्त करें, यही सबके हक में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और आज से 300 दवाओं के पैकेज पर क्यूआर कोड होगा। इन दवाओं में दर्द निवारण यानी कि पेन किलर्स, बुखार की दवा, प्लेटलेट्स, शुगर, गर्भ निरोधक दवा, विटामिन सप्लीमेंट जो हैं और थायराइड जैसी ज़रूरत की और रोज़मर्रा की चीज़ें जिनको किसी प्रॉब्लम है, उस तरह की कॉमन दवाइयाँ भी शामिल हैं। नकली दवाओं के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए खरीदार को पूरी जानकारी के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने कुछ वक्त पहले ही इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया था और आज से ये नियम लागू हो गया है। आपको बताएं कि नियम लाने के लिए सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन किया। उसके तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। उन्हें शेड्यूल H2 क्यूआर कोड लगाना होगा और दवाओं पर जो कोड लगाया जाएगा उनमें पहले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा। इसमें कंपनियों को दवा का नाम, जेनरिक नाम भी बताना होगा। साथ ही साथ उसमें ब्रांड नेम, निर्माता की जानकारी होगी, मैन्युफैक्चरर्स की जानकारी होगी और वो विशेष पैकेट जो है वो किस बैच में बना है उसका बैच नंबर भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट भी देनी होगी। ये पहले भी होती थी, लेकिन अब क्यूआर कोड के जरिए सारी चीज़ें एक साथ उसमें आ जाएंगी और लाइसेंस की जानकारी भी देनी होगी। नकली, खराब या गुणवत्ता से नीचे के जो एपीआई से बनी हुई दवाएं हैं वो मरीजों को उससे नुकसान होता है। डीटीएबी यानी कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने जून 2019 में इस प्रस्ताव को बाकायदा मंजूरी दी थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में बनी 20% दवाएं नकली होती हैं। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया। हालांकि इन दावों पर खंडन भी आया सरकार की तरफ से, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट ये भी बताती है कि 3% कम से कम दवाओं की क्वालिटी घटिया होती है। साल 2011 से ही सरकार इस सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फार्मा कंपनियों के बार बार मना करने की वजह से इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका था। फार्मा कंपनियां इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थी कि अलग अलग सरकारी विभाग अलग अलग दिशा निर्देश जारी करेंगे तो कैसे चलेगा। कंपनियों की मांग थी कि देश भर में एक समान क्यूआर कोड लागू किया जाए, जिसके बाद साल 2019 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यह ड्राफ्ट तैयार किया और इसके तहत एपीआई के लिए क्यूआर कोड, दवाओं पर क्यूआर कोड करना जरूरी कर दिया गया। आइए, लेकिन इससे क्या वाकई में जो नकली दवाएं या सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राजीव गुलाटी जी हैं हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष हैं रैनबैक्सी के। गुलाटी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुलाटी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। कुछ फायदा होगा सर इससे? आप बहुत दिनों से इस पर चर्चा भी हो रही थी, फार्मा कंपनीज और सरकार के बीच में कई राउंड्स की बातचीत भी चली, लेकिन फाइनली अब ये लागू हो गया है। क्या उम्मीद करें? देखिए, मैं इसे एक बहुत अच्छा पहला कदम मानता हूं। अगर हम
10-11 साल पहले जाते हैं तो ये जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उस पर लागू किया गया था, क्योंकि एक कंसाइनमेंट थी जो ब्राजील जा रही थी, मेड इन इंडिया उस पर लिखा था, तो पता चला कि वो नकली है और असल में वो चीन से, चाइना से आ रही थी और लिखा था मेड इन इंडिया। तो उस समय सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए ये अनिवार्य कर दिया था। लेकिन देखिए जो मुश्किलें क्यों इंडस्ट्री कह रही थी कि इसको डिले किया जाए या किया जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि हर बैच, क्योंकि ये तो बैच प्रोसेस है ना, दवाई का हर बैच अलग अलग बनता है और हर बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग है, एक्सपायरी डेट अलग है, बैच नंबर अलग है। तो हर पैकेजिंग लाइन पे एक प्रिंटर लगाना पड़ता है जो कि हर बैच पे अलग अलग क्यूआर कोड लगाए, फिर एक सेंसर लगाना पड़ता है जो कंप्यूटर उसको कैच करे। तो ये बहुत अच्छा पहला कदम है। लेकिन अगर हम पूरे ट्रैक और ट्रेस की बात करें कि असल में ट्रैक एंड ट्रेस है क्या, तो वो ये है कि जब मैन्युफैक्चरर से ये दवाई होलसेलर को बिके तो होलसेलर उसको क्यूआर कोड को स्कैन करे और एक सेंट्रल कंप्यूटर में वो डाटा आ जाए कि ये इस बैच की इतनी दवाई इस मैन्युफैक्चरर से इस डिस्ट्रीब्यूटर में बिकी। और जब डिस्ट्रीब्यूटर से आगे रिटेलर में जाए तो वहां फिर स्कैन हो कि ये बिकी। वो असली ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है, कोई भी देश कर नहीं पाया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा पहला कदम है जिसमें कम से कम ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा। लेकिन हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो खर्चा है वो तो देखिए बढ़ेगा ही, क्योंकि हर बैच में अलग, आखिर में पैकेजिंग होने के बाद आखिर में हाँ, एक्चुअली खर्चा बढ़ने की बात पहले भी आई थी। प्रिंट करेगा और हाँ, कंप्यूटर होगा जो उसको सेंस हाँ गुलाटी करके सर, थोड़ा हाँ, रिकॉर्ड मैं करेगा। यही कह रहा था, थोड़ा सा इसे समझा पाए अगर हमारे दर्शकों के लिए कि फार्मा कंपनीज क्यों ऐसा कह रही हैं कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा, पहला। और क्या ये खर्चा इतना ज्यादा होगा कि कहा जाता है कि ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन पे फार्मा कंपनीज काम करती हैं, कि इतना बड़ा असर उनके प्रॉफिट मार्जिन पर हो जाए? नहीं, देखिए ये खर्चा जो है एक बार का है, ये कैपिटल एक्सपेंस है। क्योंकि आप ये नहीं कि हर स्ट्रिप का खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये खर्चा सिर्फ एक ही बार करना है और काफी खर्चा है, क्योंकि आपने एक ही बार वो प्रिंटिंग लगानी है जो कि हर बैच में अलग अलग क्यूआर कोड करे। अगर मान लीजिए रोज एक बैच बनता है तो हर रोज एक नया क्यूआर कोड लगेगा, क्योंकि हर बैच अलग है। जैसे मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी अलग है, तो वो प्रिंटर हर, और बहुत सारी प्रिंटिंग लाइंस, बहुत सारी पैकेजिंग लाइंस होती हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हर पैकेजिंग लाइन पे एक ये स्पेशल प्रिंटर लगेगा जो कि हर बैच को अलग अलग क्यूआर कोड प्रिंट कर सके। तो ये एक बार का खर्चा है, हाँ, ये हर बार का खर्चा नहीं है। और उसके आगे सेंसर और कंप्यूटर, तो ये काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन ये खर्चा एक ही बार होगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट। ये यानी कि बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक ही बार में होगा। क्योंकि आपको जाना है इसलिए मैं अमित के पास बाद में आऊंगा, आपसे मैं सारे सवाल एक साथ कर रहा हूं। ये हमें बताइए सर कि ये कहीं ये क्लरिकल एक्सरसाइज ज्यादा है या इसमें आम आदमी के लिए भी कुछ है? देखिए अगर आम आदमी खरीदते समय इसको स्कैन करे तो उसको ऑथेंटिसिटी का पता चल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है कि सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान में जो दवा खरीदते हैं, सबको शिक्षा दी जाए कि आप खरीदते समय इसको स्कैन करें। अब ये होना बहुत जरूरी है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं करीब 10 साल अमेरिका में रह चुका हूं, वहां फार्मास्यूटिकल में काम किया है, तो वायग्रा जो है वो बहुत नकली आती थी, पूरे बहुत देशों से आती थी। तो फाइजर ने क्या किया कि हर स्ट्रिप पे ये कोड लगा दिया, और जब रिटेलर से कोई खरीदे तो वो चेक कर सके। सिर्फ 1 या 2% खरीदने वाले ऐसे थे जो कि उस कोड को चेक करते थे। तो ये बहुत अच्छा पहला कदम है, जैसे कि मैं कह रहा हूं। लेकिन ये सबसे जरूरी है कि शिक्षा दी जाए कि जो भी पेशेंट दवा खरीदे वो इस क्यूआर कोड को चेक करे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। एब्सोल्युटली सर। बहुत क्विकली, आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या आपको लग रहा है, एंटीसिपेशन आपका क्या है, कहीं इसको पास ऑन करने की कोशिश तो नहीं होगी कंज्यूमर को? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, ये क्या इतना है कि इसको पास ऑन करें कंपनियां कंज्यूमर पे?
जैसा कि मैंने कहा, ये एक बार का खर्चा है हम्म। और ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनी और सरकार के बीच में नेगोशिएशन हो सकती है। सरकार उस पे कोई टैक्स रिलीफ दे दे या कोई और तरीका हो जिसमें ये एक बार जो खर्चा है ठीक। वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां सहन कर पाए। All right, देखिए, sir. एक्सपोर्ट्स के लिए क्या था, बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक्सपोर्ट्स में थी और उसमें भी अजीब अजीब दिक्कतें आती थी। जैसे कि रशिया को एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं तो रशिया में कहते हैं आप पैकेजिंग में कोई भी चेंज करे तो नया अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वहां बार कोड लगाने पे भी नया अप्रूवल लेना पड़ा। तो इस तरह की दिक्कतें जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती हैं तो इसलिए वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में बिकने वाली तो कंपनियां, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, 15,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की कंपनियां कम हैं लेकिन डोमेस्टिक तो बहुत ज्यादा हैं। तो वो छोटी छोटी कंपनियों को अगर ये खर्चा करना पड़ेगा तो मुश्किल है, बड़ी कंपनियां तो कर सकती हैं। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, आपने वक्त निकाला, आपको जाना है इसलिए सारे सवाल मैंने आपसे ही पूछे और फिर बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब चल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आते हैं अमित दुबे जी के पास और अमित दुबे से हमारा सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या गारंटी है, नकली दवा बनाने वालों ने नकली दवा बना दी, लेकिन अमित भाई क्या गारंटी है कि नकली क्यूआर कोड्स नहीं बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं नकली क्यूआर कोड, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है। जैसे बारकोड भी नकली बन जाते हैं, क्यूआर कोड भी नकली बन सकते हैं। लेकिन चूंकि क्यूआर कोड क्विक रिस्पांस सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो आप, तो आप उस वेबसाइट को खोल सकते हो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट है। तो मैन्युफैक्चरर को पता पड़ जाएगा कि कहाँ से स्कैन हुआ है। तो एक तरीके से क्लोज लूप बनाया जा सकता है यदि ये सिस्टम प्रॉपर बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा, कभी व्हाट्सएप वेब सर्विस यूज करते हो तो क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो वो ऑथेंटिकेट कर लेता है कि कहाँ से स्कैन हुआ है और फिर वो आपको एक्सेस दे देता है। तो ये चीज यहाँ पे भी पॉसिबल है क्यूआर कोड में, जो बार कोड में नहीं होती है, क्योंकि बार कोड में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, नंबर्स होते हैं, और क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वेब यूआरएल भी होता है, वेब यूआरएल आपका एक्सेस होगा और उसके बेस पर आप ऑथेंटिकेट करोगे कि ये जो नंबर बाकी डिटेल है ये ठीक है नहीं है। लेकिन क्लोनिंग होगी और क्यूआर कोड के थ्रू भी फ्रॉड होते हैं। अभी कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे जहां क्यूआर कोड रिप्लेस कर दिए गए और जबरदस्ती जब उसने किसी ने क्यूआर कोड स्कैन किया तो वो एक गलत वेबसाइट पर पहुंच गया और वहां से उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो इसके लिए, लेकिन जो आपने एक अच्छी सवाल अभी पूछा था कि क्या खर्चा बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उनको बेनिफिट भी है। जो 20% नकली दवाइयां बन रही थी, यदि वो 20% अब नहीं बन पाएंगे तो एक तरह से सीधे 20% का इनका इनकम बढ़ता है। तो इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है। यदि उस वजह से नकली दवाइयों का प्रोडक्शन कम हो जाए या बंद हो जाए तो वो तो इनकम इनका सीधे सीधे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक है और वो 20% दवाइयों से लाखों लोग मरते हैं और इतना ज्यादा सीधे लाइफ को जो नुकसान पहुंच रहा है वो सीधे सीधे बचाया जा सकता है। तो एक डेंट तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली एक बहुत बहुत पॉजिटिव मूव है। बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है इसमें अमित भाई कि अब तक ऐसा तो नहीं होगा कि क्यूआर फ्रॉड्स बढ़ जाएंगे? अब हो सकता है फ्रॉडस्टर्स ये भी तैयारी में बैठे हों कि दवाई साहब आपको पहुंचानी है, आपको क्यूआर कोड भेज दिया और जरा दवाई लेने के लिए अब क्यूआर कोड कंपलसरी हो गया तो जरा क्यूआर कोड स्कैन करके दे दो। कहीं इस तरह के इम्प्रोवाइज्ड चीजें तो नहीं देखने को मिलेंगी अब? बिल्कुल सारी संभावनाएं हैं और वो कंसीडर करते हुए ही क्यूआर कोड डिजाइन करना पड़ेगा और उसको रोका जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्यूआर कोड जब स्कैन करेगा तो हम एक वेबसाइट के थ्रू ऑथेंटिकेट करें जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की है, उसको पता हो कि कहाँ से स्कैन हुआ, क्या इसकी बाकी डिटेल्स है, और उसको वेरीफाई करें। लेकिन हो सकता है कोई लुक लाइक वेबसाइट ही बना ले, उस मैन्युफैक्चरर के जैसी एक वेबसाइट बना ले, डोमेन भी बना ले और फिर क्यूआर कोड बनाए। लेकिन उसको फिर इतना बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और उसको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा, बड़ी जल्दी पकड़ जाएगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे, वेबसाइट हटा दी जाएंगी। तो एक तरह से अभी जितना आसान था कि आप सिर्फ डेट एंड आप एक्सपायरी डेट चेंज कर देते थे या आप उसकी जो भी कि बार कोड वगैरह चेंज कर देते थे, वो अब इतने आसान नहीं हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो क्रॉस चेक की जा सकती है जब ये क्यूआर कोड स्कैन होगा। और यदि वो सारी चीजें मैच नहीं कर रही हैं तो फिर कैच हो जाएगा कि ये नकली दवाई है। एब्सोल्युटली। और अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो राजीव सर उठा के गए हैं
कि कंज्यूमर अवेयरनेस का क्या होगा, कितने लोगों को पता होगा दवा लेने वाले कि क्यूआर कोड स्कैन कैसे करना है, स्कैन कर दिया तो उसमें चेक कैसे करना है। क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर लेवल पे इतनी हमारे पास अवेयरनेस है या इसमें सरकार को अतिरिक्त स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अवेयरनेस के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से जब से यूपीआई पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो क्यूआर कोड को लेकर अवेयरनेस तो काफी आ गई है। मतलब हर आदमी, चाहे वो वेंडर हो या किसान हो, वो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा है। लेकिन अमित भाई पेमेंट के लिए ठीक है, लेकिन अभी भी हम जैसे लोग भी किसी बड़े होटल में चले जाते हैं जहां पर वो मेन्यू भी देखना होता है तो हम भी चकरा जाते हैं, इसमें कौन सा कैमरा खोलना है। तो ये एक आम आदमी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए एक ऑथेंटिक ऐप होना चाहिए जिसके थ्रू ही क्यूआर कोड स्कैन हो। तो अभी कुछ ऐसे ऐप भी हैं मार्केट में जो क्यूआर कोड को पहले स्कैन करते हैं। जैसे वायरस एंटीवायरस होता है उस तरह से ये पहले किसी सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में उसको रन करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कि वायरस तो नहीं है, कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है, मेलिशियस कुछ तो नहीं हो रहा, उसके थ्रू प्लगइन इंस्टॉल, तो ये सब वेरिफिकेशन करके फिर वो आपको कंटेंट खोल के आपके ब्राउजर में देते हैं। तो ये चीजें अभी पार्ट हो जाएंगी हर एक क्यूआर कोड स्कैनर की, मोबाइल के साथ ही आने लगेगा। अभी नहीं होता है, अभी वो रिस्क है। अभी जो नॉर्मल कैमरे के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करते हैं उसमें हमेशा रिस्क है, क्योंकि वो क्योंकि आपको चाहे वाईफाई चाहिए हो तब भी आप उसी के थ्रू कर रहे हो, चाहे ब्राउजर में वेब लिंक खोलें तब भी उसी के थ्रू कर रहे हो। तो कई बार जो यूआरएल होता है वो खुल जाता है ब्राउजर में और एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट हो जाता है आपके ब्राउजर में। ये क्राइम मैंने बहुत देखा है, अभी हो रहे हैं, क्योंकि लोग क्यूआर कोड रिप्लेस कर देते हैं और मजबूरन व्यक्ति स्कैन करता है और उसका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब वो जो एडिशनल लेयर इसमें ऐड हो जाएगी कि क्यूआर कोड सीधे सीधे ब्राउजर में नहीं खुलेगा, पहले एक सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में रन होगा और उसके बाद ही जब वो सेफ है तब वो ब्राउजर में खोला जाएगा। तो ये प्रोसेस आएगा मेरे ख्याल से पार्ट। कई सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी हैं पर इनबिल्ट फीचर भी आ जाएगा फोन का वेरी सून। एब्सोल्युटली। देखिए, हो सकता है लोगों को क्यूआर कोड, ऐसा नहीं है कि आपको दवाई लेने के लिए क्यूआर कोड की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आपको कोई शक सुबह है, आप उसका एक्सपायरी चेक करना चाहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट करना चाहते हैं, ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वो नकली है या नहीं, वहां पर क्यूआर कोड की आवश्यकता होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पोटेंशियल फ्रॉड हो सकता है कि दवा लेने के लिए साहब आपको क्यूआर कोड दिया जाए और फिर आप वहां पर फ्रॉड का शिकार हो जाएं। तो बहुत एक लंबी यात्रा तो है, लेकिन एक अच्छा स्टेप, जैसा राजीव गुलाटी सर भी बोल के गए, एक अच्छा पहला स्टेप है। इसमें अभी बहुत सारी लेयर्स बाकी हैं, जैसा अमित दुबे भी बता रहे हैं। थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस को लेकर जो इसके पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबको एड्रेस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, आपने दर्शकों के लिए वक्त निकाला। ये थी हमारी कवर स्टोरी। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर कंट्रोल से जुड़ा बिल लोकसभा में आज पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल संविधान का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। इस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से संसद में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री 10 अगस्त को संसद में जवाब दे सकते हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो सदन के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत विचार करना अनिवार्य बनाते हों। 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया था। विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है और इसी के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री संसद में जवाब दें। मणिपुर में कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की जांच को सुस्त बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि राज्य की जातीय हिंसा में लगभग 3 महीने तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। बाद में जब 6000 से ज्यादा एफआईआर हुई तो इनमें चंद गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होकर इन सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया। अब मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। बिहार में जातिगत जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, यानी नीतीश सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य में जातिगत जनगणना पर काम अब फिर से शुरू हो सकेगा।
कोर्ट ने बीते 4 मई को दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब अदालत से नीतीश सरकार को हरी झंडी मिल गई है। हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को सही करार दिया है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिका पर बीते महीने लगातार 5 दिन सुनवाई की और 7 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी को आज पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शरद पवार के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका और उनके योगदान को कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया और कहा कि पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 4 बजे दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंच गए। यहां वो सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों से मिले और सब्जियों के दाम पर लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी जैसे ही सब्जी मंडी पहुंचे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पिछले 2 महीनों में यह तीसरी बार है जब राहुल गांधी ने आम लोगों के बीच जाकर उनसे बात की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी विभिन्न राज्यों के सफर पर निकले थे और आम लोगों से बात करते हुए नजर आए थे। महाराष्ट्र में ठाणे के शाहपुर में पुल निर्माण के दौरान अचानक गार्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। नासिक नेशनल हाईवे से 6 किलोमीटर दूर समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। एक गार्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से 17 मजदूर उसके नीचे दब गए। मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटना पर मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम ने घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा, बारामूला, पुलवामा और शोपियां समेत 20 अलग-अलग ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की ये रेड टेरर फंडिंग के मामले में हुई है कार्रवाई। इससे पहले मई और जून महीने में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, बारामूला के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की थी। भारत का चंद्रयान चांद की तरफ शान से बढ़ रहा है। पृथ्वी से इंजन कुछ देर के लिए चालू किया गया। इसके बाद अगले 4 दिन में पहली बार चंद्रयान चंद्रमा की झांकी देखेगा, यानी उसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। वो दिन दूर नहीं जब चांद पर पहुंचकर भारत एक नया इतिहास रच देगा। 3, 2, 1, 0। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंजेक्शन करते हुए पृथ्वी के कक्षा से चांद की ओर भेज दिया है। इससे पहले चंद्रयान अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था, जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब तक की गई जब तक चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित भी कर दिया है। 67,000 किलोमीटर से 236 किलोमीटर तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा। अब ये चंद्रयान 3 अपनी पेरिजी की ओर बढ़ रहा है, तो रात के समय किसी समय ये अपनी पेरिजी के पास होगा, जिस समय एक लिक्विड एपोजी मोटर को फायर किया जाएगा और इसको ट्रांसल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रयान पहली बार चांद को निहारेगा। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन है ताकि ज्यादा फ्यूल चंद्रयान के साथ ले जाया जा सके। आपको बता दें कि पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने की यह प्रक्रिया बेहद जटिल भी है। आप इसमें किसी भी क्षण को खो नहीं सकते। ये एक बहुत ही नाजुक क्षण है, क्योंकि जरा सा पहले या जरा सा बाद
या ज़रा सा ज़्यादा थ्रस्ट, ये सब जो है इसकी आगे की कक्षा को उसको प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और propulsion मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। मिशन सक्सेसफुल होते ही भारत का नाम उन 3 देशों के साथ भी शुमार हो जाएगा जिन्होंने चांद पर लैंडिंग की है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईडी ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर पर छापेमारी की है। डीआरआई ने हाल ही में पवन मुंजाल के एक करीबी सहयोगी को अघोषित विदेशी मुद्रा के एक मामले में पकड़ा था। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ईडी की छापेमारी की खबर के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में करीब 3.5% की गिरावट देखी गई। मार्केट बंद होने के दौरान शेयर की कीमतें 3,100 के रुपए पर पहुंच गई थी। और मंगलवार को दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव वाला ट्रेड देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 70 अंक गिरकर 66,460 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंक गिरकर 19,733 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 60 अंक गिरकर 45,590 के स्तर पर क्लोज हुआ। और मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखा गया, पूरी डिटेल देंगे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, शुरुआत तो हल्की तेजी के साथ हुई, लेकिन इसके बाद पूरे दिन अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक एक सीमित दायरे में रेंज में कारोबार यहां पर आपको देखने को मिला। क्लोजिंग की बात की जाए तो निफ्टी 19,737 और निफ्टी बैंक यहां पर भी अगर आप देखें तो करीब 45,600 के करीब के आसपास की क्लोजिंग यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन इंडेक्स की तुलना में अगर आप देखें तो स्टॉक्स का एक्शन बेहतर साइड पर देखने को मिला। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो कोल इंडिया को देखें 5% के गेन्स यहां पर आपको देखने को मिले। एनटीपीसी में 3% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स की तरफ से भी जो इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन है वो बेहतर देखने को मिला। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक यहां पर आप देखें 2.5% के गेन्स देखने को मिले। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो पावर ग्रिड यहां पर नतीजों के बाद निराशा, 5% की गिरावट। खबरों के बाद हीरो मोटोकॉर्प यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल और अदानी पोर्ट्स यहां पर भी देखें तो 2 से लेकर 3% का कट आपको देखने को मिला। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो वेरेंडा लर्निंग यहां पर देखें एक ही दिन में बड़ा 17% का जंप आपको देखने को मिला है। किर्लोस्कर ब्रदर्स यहां पर भी नतीजों का इम्पैक्ट 9% की बड़ी तेजी। और नवीन फ्लोराइन यहां पर भी अगर आप देखें तो कॉन्कॉल हाईलाइट्स आई हैं। इसके बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है स्टॉक को लेकर और 6% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। बंधन बैंक 2% की गेंस के साथ बंद हुआ। इसके अलावा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, आईडीबीआई बैंक और हिंदुस्तान कॉपर जहां पर अगर आप देखें तो लगातार 3 दिन से बड़े मूव और एक्शन देखने को मिल रहे हैं। आईआरएफसी में भी देखें तो दिन के दौरान 5.5% की अच्छी तेजी के साथ ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। लेकिन महाराष्ट्र सीमलेस यहां पर नतीजे निराशाजनक 7-8% की गिरावट देखने को मिली। केईआ इंडस्ट्री 7% लौटकर, जीएमडीसी 6% और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यहां पर भी अगर आप देखें तो करीब 6% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। मारुति के बोर्ड ने सुजुकी मोटर्स का गुजरात प्लांट खरीदने को मंजूरी दे दी है और इस डील की सारी डिटेल्स और इसके फायदे समझाने के लिए हमारे साथ हैं कुशल जी। तो मारुति सुजुकी के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत कंपनी के बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि ये जो सुजुकी मोटर का प्लांट है गुजरात में, एसएमजी जिसे हम कहते हैं, वो ये खरीदारी करने वाले हैं एसएमसी ग्रुप से, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, ये आगे चलकर जो मैनेजमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करने का इनका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आगे आने वाले दशक में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि काफ़ी सारी पावर ट्रेन्स पर विचार किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एथनॉल हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये सभी के सभी जो अलग अलग पावर ट्रेन्स हैं, इसको लेकर जो मैनेजमेंट कंट्रोल है ये अपने पास ही रखना चाहते हैं। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर जो आगे का थॉट प्रोसेस है वो यही है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शंस है उसको वो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो एफिशिएंसी है कंपनी की वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी। अब एफिशिएंसी में आप देखिए तो यहाँ पर तो कंपनी को आगे फायदा होगा ही, बट
बहरहाल जिस तरह से अग्रीमेंट इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एसएमजी के साथ था उसको ये टर्मिनेट कर दिया है इन्होंने, और आगे चलकर यहाँ पर अग्रीमेंट के तहत जो ट्रांजैक्शंस है वो बुक वैल्यू पर ही होता हुआ दिखेगा, जो कि करीबन 12,700 करोड़ रुपए का है। अब अधिग्रहण की जो कीमत है और जो तरीका है आगे चलकर जो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स होगी उसमें तय होता हुआ नजर आएगा, और ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये कंपनी ने कहा है। अब आगे चलकर कंपनी ये कह रही है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसके साथ ये आगे जाना चाहेंगे, क्योंकि 2030-31 तक जो उत्पादन क्षमता है ये मौजूदा जो लेवल्स हैं उससे ऑलमोस्ट 2 गुना करने वाले हैं। 40 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष बनाने का कंपनी का अब टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तो जो प्रोडक्शन है और आगे जो सप्लाई चेन्स हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये कदम जो है मारुति सुजुकी ने अपने हिसाब से लिया है। रूस के खिलाफ इस्तेमाल का आरोप लगाकर चीन ने यूएस को ड्रोन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका घरेलू कंपनियों को कैसे और कितना फायदा हो सकता है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान। देखिए, भारतीय ड्रोन कंपनीज के लिए जो है बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। अगर आप बात करें जैसे चीन के, ये रशिया की और यूएस की, तो वहाँ पर जो दिक्कतें चल रही है उसमें लगातार जो है एक्सपोर्ट्स बैन जो है वो आते हुए जा रहे हैं। उसी हिसाब से अब चीन ने कुछ ड्रोन और ड्रोन के उपकरणों के एक्सपोर्ट पर जो है वो लगाम लगाते हुए रखे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर उसमें ड्रोन इंजन हुआ, लेज़र हुए, या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसके एक्सपोर्ट पर वो लगाम लगाते हुए दिखे हैं। और ये जो अगर आप रेस्ट्रिक्शन है वो लगने वाले 1 सितंबर 2023 से। अब अगर आप देखें अमेरिका में लगभग 50% से ज़्यादा जो है ड्रोन बिकने वाले ड्रोन है वो चीन की एक कंपनी जो है वो बेचती है। अब अगर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आते हुए दिखते हैं तो हमारी जो भारतीय कंपनी है वहाँ पर उनको हो सकता है फ़ायदा आता हुआ दिखे। उसमें किस किस कंपनी को फायदा हो सकता है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की, BEL, DCM, श्रीराम इंडस्ट्रीज, ज़ेनटेक, मैपमा इंडिया जैसी कंपनियां हैं जिनको फायदा हो सकता है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनका, तो अगर आप बात करें जो हमारे देश की बात करें तो 50% मार्केट शेयर जो है वो उनका है यहाँ पर ड्रोन्स के सिस्टम में अगर आप बात करें तो। और उसी के साथ साथ आप RHP पढ़ेंगे तो RHP में भी उन्होंने क्लियर लिखा था कि 2021 या 2022 में ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स को वहाँ पर एग्जिबिट भी जो है US में करते हुए दिखे हैं। ज़ेन टेक्नोलॉजी जो एंटी ड्रोन सॉल्यूशन में देने वाली जो है वो दिग्गज कंपनी है। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, इन्होंने FY22 की अगर आप बात करें तो कंपनी ने तुर्किश कंपनी के साथ ड्रोन डेवलप करने के लिए जो करार किया था। BEL, यहाँ पे अगर आप अर्निंग्स कॉल भी सुनेंगे तो वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनी ने बताया कि वो हाई एंड UAV अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की अगर आप बात करें ड्रोन्स और उसी के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम वहां पर भी काम कर रही है। मैपमा इंडिया तो ऐसे ही, जहां पर अगर आप बात करें फरवरी 2023 में कंपनी ने इन ड्रोन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी थी। तो हो सकता है कि जो चीन जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उसके चलते हमारे देश की जो कंपनियां हैं जो ड्रोन्स में काम कर रही है उनको हो सकता है फायदा। आपको एक बात चौंका सकती है, लेकिन बासी रोटी और पास्ता से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या है जो ताज़ी रोटी में नहीं होता और बासी रोटी होते ही उसमें केमिकल कंपोजिशन में ऐसे कौन से बदलाव हो जाते हैं जिससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है? देखिए ये रिपोर्ट। घर में आमतौर पर अगर रात की बची रोटी या पास्ता हो तो लोग उसे खाने से परहेज करते हैं, उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बासी रोटी और पास्ता शुगर के रोगियों के लिए रामबाण का काम करती है? इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। तभी तो डायबिटीज के कुछ मरीज रात की बची रोटी का सुबह सेवन करते हैं। दरअसल बासी रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। वहीं बासी रोटी फाइबर से भरपूर होती है जो हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। अगर पेट साफ है तो शुगर के साथ साथ दूसरी कई बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। बासी रोटी शुगर रोगियों के लिए क्यों रामबाण है, इसे समझते हैं। रोटी के बासी होते ही उसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स शुगर टूटने लगता है, इसलिए बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल नहीं बढ़ता। यही वजह है कि बासी रोटी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बढ़िया नाश्ता हो सकता है। वहीं इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बॉडी के शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता। अब आप सोच रहे होंगे कि बासी रोटी और पास्ते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI से क्या वास्ता है और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? दरअसल हम जो भोजन करते हैं उसमें 2 से 3 घंटे बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जितनी भी बढ़ती है उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं।
जितना कम जीआई होगा उतना ही ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। जब भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 0 के बीच होता है तो इसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन माना जाता है। इसलिए शुगर के रोगी अपने आहार में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना शामिल करते हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में बासी पास्ते को लेकर डर होता है कि ये वजन, ब्लड शुगर लेवल और मोटापे को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पास्ता बासी होने पर और बेहतर और हेल्दी हो जाता है। बासी पास्ते में युक्त कार्ब्स रेजिस्टेंस स्टार्च में बदलने लगता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। इतना ही नहीं, बासी पास्ते का सेवन करने से बॉडी वेट को कम करने में भी मदद मिलती है। बासी रोटी और पास्ता खाने के अपने कुछ और भी फायदे हैं। पेट की दिक्कतें दूर करने के लिए भी बासी रोटी खाई जाती है। गैस, कब्ज और एसिडिटी होने पर बासी रोटी को ठंडे दूध में भिगोकर खाने पर फायदा मिलता है। वहीं बॉडी के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए भी बासी रोटी खाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बासी रोटी का मतलब 12 से 14 घंटे के बीच बनी रोटी से है। इसके बाद या ज्यादा पुरानी रोटी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 अगस्त से 6 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बादल एक बार फिर से जमकर बरसने की तैयारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 3 अगस्त से 6 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली थी। वहीं लोगों की दिनचर्या भी सामान्य हो गई थी, क्योंकि बीते करीब 15 दिनों में जिस अंदाज में हिमाचल के ज्यादातर जिलों में बारिश हुई, उसने लोगों की मुसीबतों में जमकर इजाफा किया था। 2022 के मुकाबले हिमाचल में इस साल अब तक 50% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। आगामी 5-6 दिनों के फोरकास्ट की बात करें, प्रदेश के जो मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और प्लेन्स के, वहाँ कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। फिर 3 तारीख से मॉनसून एक्टिविटी से एक्टिव होगी। अब तक हिमाचल के किन्नौर जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो वहीं लाहौल स्पीति में सबसे कम सामान्य से 2% कम बारिश दर्ज की गई। आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।